नमस्कार, मैं हूं ज़ारा और चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने खास प्रोग्राम हिंदी में टेक्निकल शिक्षा की। मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एमबीबीएस के हिंदी पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया और इसके साथ ही मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जहां हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी। इस मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल्द ही 6 इंजीनियरिंग और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई को हमारी सरकार पूरी तरह से अंग्रेजी से मुक्त कर देगी। सीएम ने कहा कि जो अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें अंग्रेजी भाषा का गुलाम नहीं बनना चाहिए। अगर चीनी, जापानी, जर्मन, रूसी और फ्रेंच अपनी भाषाओं में अपनी प्रतिभा का अध्ययन और अभिव्यक्ति कर सकते हैं और उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं, तो हमारे बच्चे ऐसा क्यों नहीं कर सकते। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा, स्वभाषा के विकास और इस्तेमाल से भारत अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंचों पर हिंदी में बोलते हैं और शिक्षा नीति में प्राथमिक, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। देश किस तेजी से भारतीय भाषाओं के विकास की दिशा में कार्य कर रहा है, इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है। देश भर में 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पुस्तकों का अनुवाद शुरू हो चुका है और कुछ समय बाद देश के सभी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में तकनीकी और मेडिकल शिक्षा ले सकेंगे। शोधकर्ता भी मानते हैं कि किसी भी इंसान की सोचने की प्रक्रिया मातृभाषा में ही सबसे अच्छी होती है और मातृभाषा में की गई बात दिल के अंदर तक पहुंचती है। मातृभाषा में पढ़ाई करने से छात्रों की क्षमता बढ़ने के साथ उनमें आत्मविश्वास भी आएगा। अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करने वाले लोगों ने भाषा को बौद्धिक क्षमता के साथ जोड़ दिया है, लेकिन भाषा और बौद्धिक क्षमता का आपस में कोई संबंध नहीं है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है, जबकि बौद्धिक क्षमता बच्चे को ईश्वर ने दी होती है, जिसे शिक्षा से निखारा जा सकता है। और अगर मातृभाषा में शिक्षा होती है तो बौद्धिक क्षमता को निखारने में बहुत फायदा मिलता है। तो मध्य प्रदेश में इसकी पहल की गई है। जो टेक्निकल शिक्षा है, अब उसका पाठ्यक्रम हिंदी में किया जाएगा। सबसे पहले इसकी शुरुआत एमबीबीएस से की गई है, यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई से, मेडिकल की पढ़ाई से इसकी शुरुआत की गई है और धीरे धीरे करके जो दूसरी टेक्निकल शिक्षा है उसे भी हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। तेजी से इस पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है और जो दूसरे राज्य हैं उनमें भी ये लागू होगा। ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने जब मध्य प्रदेश में वह पहुंचे थे यहां पर, और एमबीबीएस का जो पाठ्यक्रम है उसको अब हिंदी में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उसका हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। हालांकि ये ऑप्शनल होगा, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चुनना चाहते हैं। और इस बदलाव को लेकर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रत्नाकर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं, और इसके अलावा डॉक्टर ध्रुव कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ हेल्थ एंड साइंस टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले डॉक्टर ध्रुव, मैं आप ही के पास आऊंगी क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है टेक्निकल शिक्षा की और आप अच्छे तरीके से इसे समझा सकते हैं कि अब जब ये बदलाव हो जाएगा कि हालांकि ये ऑप्शनल ही रहेगा, बच्चे की मर्जी है वो चाहे हिंदी में पढ़े या अंग्रेजी में पढ़े, इसके बाद आप आगे क्या हमें देखने को मिल सकता है और इस बड़े कदम को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है डॉक्टर ध्रुव। लग रहा है किसी तकनीकी खराबी के कारण उनका संपर्क हमसे हो नहीं पा रहा है। राजेश सिंह जी, आप क्या कहेंगे इस पर? ये जो बड़ा कदम उठाया है अभी मध्य प्रदेश सरकार ने, आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? जी देखिए जायरा जी, 2014 के बाद से देश में जिस प्रकार से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम शुरू हुआ है, अब वो जमीन पे दिखने लगा है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ही कह दिया था कि आजादी के अमृत काल के उत्सव पे हमको जो 5 चीजों पे विशेष ध्यान केंद्रित करना है, उसमें मेन रूप से भाषा भी है कि जिस प्रकार से मैकाले ने पूरे हिंदुस्तान पे अंग्रेजी थोप करके एक प्रकार से मानसिक रूप से गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया मैकाले के समय में शुरू हुई थी, अब उस गुलामी से हमको उस दास्ता से मुक्ति पाना है जायरा जी।
और इसकी शुरुआत देखिए अब हो गई मध्य प्रदेश से। तो ये तो ऐसी सरकार है 2014 के बाद से कि जमीनी स्तर पे जो कार्य होते हैं कि हम भौतिक रूप से भले आजाद हो गए हैं, लेकिन अभी भी मानसिक रूप से जो हम मैकाले के भाषा का गुलाम बने हुए हैं, अब उससे भी हमको निजात पानी है जायरा जी। और ये बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा कदम है। और यही नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो विदेशों में जाते हैं तो हिंदी में ही बोलते हैं, भले वहां के राष्ट्राध्यक्ष जो जी है, बिल्कुल, हिंदी भाषा बहुत, देखिए मातृभाषा जो आपकी होती है बहुत अहम होती है और उसे हम दरकिनार नहीं कर सकते, ये तो महत्वपूर्ण ही है। लेकिन जिस तरीके से जो हम जब पढ़ाई करते हैं, देखिए राजेश जी, जब हम पढ़ाई करते हैं तो तमाम ऐसे शब्द आते हैं उस दौरान कि आपको उच्चारण में दिक्कत आती है, कभी समझने में दिक्कत आती है, तो इन सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए ही कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर ध्रुव जुड़ चुके हैं इस वक्त। डॉक्टर ध्रुव, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं चाहूंगा, हमारी कनेक्टिविटी के कारण आवाज नहीं आ रही थी। जी जी। जो आज का ये जो टॉपिक है, जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है, वो टेक्निकल एजुकेशन में कितना हेल्पफुल होगा। और मैं आपको बता दूं, इसके दोनों पक्ष जो हैं, एक बेनिफिट भी है और इसका निगेटिव भी है, दोनों। एज ए एजुकेशनिस्ट मैं शिक्षा में काम कर रहा हूँ 15 सालों से। तो जो ये डिसीजन है सरकार का, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। और सरकार इस पे अच्छी खासी बजट लेकर के आई है और इसमें आगे सुधार भी होना चाहिए। हमें बच्चों को एजुकेशन जो है हिंदी रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी हो या फिर तमिल हो या फिर आसामीज हो या फिर जो भी गुजरातीज हो, उसके साथ साथ हमें इंग्लिश में भी एक ऑप्शन रखना चाहिए। क्योंकि जब हम बचपन से अचानक से अगर कोई भी चीज अचानक से चेंज हो जाती है तो उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना जी। डॉक्टर ध्रुव, ऑप्शन है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जरूर हिंदी में ही पढ़ना है, ऑप्शन कहा है उन्होंने, ये बात साफ करी है वहाँ पर। बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन अगर आप देखें, आज जितने भी कॉलेजेस स्कूल्स हैं, हमारा बेस जो तैयार किया जाता है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, वो ज्यादातर स्कूलों में इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। हमें स्कूल लेवल पे इसका करेक्शंस पहले करना चाहिए। वहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस को भी प्राथमिकता देनी है, जो कि एनईपी 2020 में ये बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। उसके साथ हमें ये फ्रीडम होनी चाहिए जो कि दिया गया है कि हम इंग्लिश के साथ साथ रीजनल लैंग्वेज को भी में पढ़ाएं। और ये बच्चों के पास ये ऑप्शन है। जी जी। इसका बेनिफिट क्या है? कई सारे जो रिसर्च और शोध पहले हो चुके हैं, आज से 1500, 2000, 3000, 4 साल पहले, वो सारे हमारे रीजनल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उससे जो आने वाले जनरेशन है, अगर उनको हम रीजनल लैंग्वेज में मोटिवेट करें कि उन सारी जानकारियों को लेकर के अगर वो अपने रिसर्च के लिए, एकेडमिक सिस्टम के लिए अगर अप्लाई करें, तो उससे बहुत ही बेहतरीन शोध और उसके साथ साथ उसका आउटकम जो है वो आएगा। तो ये जो गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन है, ये जो पहल है, ये बहुत ही सराहनीय है। जी जी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पे इसे हमें नहीं देखना चाहिए। हमें घर में एज ए गार्जियन हमें बच्चों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि हमें इस लैंग्वेज जी। डॉक्टर ध्रुव, सबसे महत्वपूर्ण है, सिर्फ सीधा आप टेक्निकल एजुकेशन में ही हिंदी में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो जाहिर तौर पर समझने में उन्हें दिक्कत होगी। तो इस चीज की शुरुआत स्कूलिंग लेवल से भी होनी चाहिए, तभी बच्चे ठीक तरीके से समझ पाएंगे। अगर आगे जाकर भविष्य में वो टेक्निकल एजुकेशन हिंदी में ले रहे हैं तो उन्हें समझ में आएगा आसानी से। रत्नाकर जी भी जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जयरा जी, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि कोई भी भाषा है वो एक अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। और हम नॉर्मली बोलचाल की भाषा में चाहे हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, और चूंकि हमारा हिंदुस्तान जो है हिंदी भाषी लोग जो है यहाँ पर अधिकतर रहते हैं, तो हिंदी को निश्चित रूप से बढ़ावा देना चाहिए। और हिंदी मातृभाषा है, इसलिए कामकाज जो ऑफिस में कामकाज हो या फिर सरकारी कामकाज हो, इसमें तो मैं जरूर कहूंगा कि हिंदी में कामकाज होना चाहिए। लेकिन कहीं पे जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जाकर अमेरिका में नाम कमाए, हमारे बच्चे
चाइना से व्यापार करे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इंग्लिश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो है इंग्लिश है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे MBBS अगर हिंदी में करें और MD कहीं जा करके अगर अमेरिका करना हो या दूसरे कंट्रीज में करना है, वहां पे इंग्लिश में करें तो निश्चित रूप से उनको कठिनाई होगी। कोई नो डाउट कि 2 ऑप्शन रखा गया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इंग्लिश में जो है अगर पढ़ाई अगर शिक्षा होती है तो वो हम अगर अपने बच्चे को इंटरनेशनल मानक पे खरा उतारना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इंग्लिश एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि चाइना के बारे में, चाइना में बहुत ज्यादा व्यापार होता है दूसरे देशों से, लेकिन अगर चाइनीज कंपनीज में उन लोगों को प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है जो अंग्रेजी में बातचीत करने में कुशल होते हैं, क्योंकि कभी भी कम्युनिकेशन करना होता है उनको तो वो अंग्रेजी में दूसरे देश के लोगों से कम्युनिकेशन कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं यह सहज एक अभिव्यक्ति की जो है अभिव्यक्ति का एक माध्यम बन जाता है और चीजें आसान हो दिखती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर आपको करना है कोई चीज या अपने आप को खड़ा करना है, आज देखिए हमारे कितने IITians हैं या कितने मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो नासा में काम करते हैं, IITians हैं जो नासा में काम करते हैं। अगर वो सारे हिंदी माध्यम में पढ़े लिखे रहते तो निश्चित रूप से वहां पे वो उतने सफल नहीं हो पाते। देखिए क्या होता है ना कि अंग्रेजी महत्वपूर्ण तो है, लेकिन अंग्रेजी का गुलाम हमें नहीं होना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना बहुत जरूरी है, अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलेगा। आजकल जिस तरीके की लाइफस्टाइल हम लोग रह रहे हैं, जैसे माहौल में है हम। राजेश जी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जैसे कि अभी रत्नाकर जी ने भी ये बात कही है कि अगर अब्रॉड में विदेश में जाकर बच्चे कुछ काम करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं वहां पर मेडिकल की पढ़ाई यहां से करके, तो उन्हें फिर वहां दिक्कत पेश नहीं आएगी क्या? देखिए जयरा जी, आप पूरे दुनिया को अगर आप देखती हैं तो एक विकसित देश है और एक विकासशील देश है। बहुत सारे जैसे कि जर्मनी हुआ, इटली हुआ, फ्रांस हुआ, रशिया हुआ, रूस हुआ, तो ये जो है जो विकसित देश है उसका एक बहुत बड़ा जो कारण है जायरा जी, वहाँ पे जो शिक्षा दीक्षा है वो अपनी भाषा में है। अगर आप चाइना में जाइए तो आपको चाइनीज पढ़ना पड़ता है, यहाँ तक कि हमारे देश के बच्चे जो जाते हैं उनको भी चाइनीज सीखनी पड़ती है जायरा जी। इसी प्रकार आप फ्रांस में जाइए, रशिया में जाइए तो वहाँ अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है, वहाँ के भाषा में ही वहाँ पे इंजीनियरिंग हो रही है, या फिर जो MBBS का जो पाठ्यक्रम है वो भी उनके भाषा में है। इसीलिए वो विकसित देश की श्रेणी में आते हैं। तो किसी भी देश को विकसित देश की श्रेणी में आने के लिए वहाँ का भाषा बहुत अनिवार्य है जायरा जी। और भाषा, जैसे हमारे देश के जो बच्चे हैं, भाषा अगर हमारे हिंदुस्तान में ही आप देख लीजिए तो ये भाषा 2 वर्ग खड़ा कर देता है। जैसे अगर जो अंग्रेजी जानते हैं तो ये माना जाता है कि बड़े कुलीन परिवार से आते हैं, बड़े श्रेष्ठ परिवार से आते हैं, बड़े हाई फाई लोग हैं, और जो बेचारे अंग्रेजी नहीं जानते हैं उनके अंदर जी जाहिर तौर पर राजेश जी, लोगों को ये समझना होगा कि अंग्रेजी आप किसी की इंटेलिजेंस नापने का कोई तरीका नहीं है, वो सिर्फ एक भाषा है। अगर वो किसी को आती है तो उसे एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। पॉजिटिव के लिए मैं बता दूं, विश्व में जितने भी शोध आज हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में, भारत हमेशा उसमें अग्रणी रहा। लेकिन हमारे साथ हुआ क्या कि जो शोध हुआ है उसको हम बड़े लेवल पे पेश नहीं कर पाए। तो अगर आप ग्लोबल लेवल पे किसी भी रिसर्च और इनोवेशन को आप प्रोजेक्ट करते हैं, उसके लिए ग्लोबल लैंग्वेज का आपको यूज करना पड़ेगा, और वो आज के डेट में इंग्लिश है। दूसरी चीज, जो प्रोजेक्ट करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भारत के ही हैं, तो उनकी जो शिक्षा हुई है आज के डेट में अगर देख लें तो जो रिसर्च इनोवेशन हुआ है 25 साल 30 साल पहले तक, वो बहुत ही बेहतरीन रिसर्च हुआ था भारत में। और वो सभी वैज्ञानिक अपने अपने क्षेत्र में रीजनल लैंग्वेज में ही उनकी एजुकेशन हुई, इंग्लिश में नहीं हुई। इंग्लिश में बाद में चल करके हुआ। तो उनके अंदर जो एक नॉलेज एक्वायर करने की जो प्रॉपर्टीज थी, जो उनका ये था, वो रीजनल लैंग्वेज से ज्यादा हुआ। और इसी तरह से अगर आज के डेट में भी देखें तो 80 to 90% स्टूडेंट्स जो भारत से बाहर जाते हैं, एक सज्जन रत्नाकर जी बोल रहे थे कि हमें इंग्लिश भी जानना चाहिए, तो इंग्लिश जानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इंग्लिश एज ए कम्युनिकेशन, एज ए कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज यूज करना चाहिए।
लेकिन जो हमारा मूल आधार है, जो हमारा रीजनल लैंग्वेज में, जो एवरीडे लाइफ में बचपन से हम सीखते हैं अपने समाज में, और वापस जो हमें अपने समाज को देना है वो रीजनल लैंग्वेज में ही होता है। तो इसीलिए हमें अपने घर से लेकर के स्कूल तक और कॉलेजेस तक हमें इन चीजों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, इसका विस्तार करना चाहिए कि हम बच्चों को इंग्लिश के साथ साथ वो चीजें रीजनल लैंग्वेज में सिखाएं, ताकि कल हो करके जो उसका एप्लीकेशन हो, उस शोध का जो रिजल्ट आए वो वापस हमें उसी लेवल तक डिलीवर करना है, उसी समाज में डिलीवर करना है। जैसे अभी आपने वैक्सीन का देखा, कोरोना वायरस में जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ, इस तरह से कई सारी चीजें जो एंड प्रोडक्ट रिसर्च या मेडिकल या जो भी आज हम मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट करने के लिए उनको गांव का रुख करना पड़ रहा है। तो वो जब जाएंगे, कॉमन लोगों से मिलेंगे, उनसे इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में मेडिसिन बताएंगे, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। जी, ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। रत्नाकर जी, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं राजेश जी की बातों से पूरी तरह से, मेरे मित्र हैं, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। वो अभी कह रहे थे कि अंग्रेजी जो है निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो अंग्रेजी बोलता है उसको कुलीन और सभ्य समझकर समझा जाता है, और हिंदी भाषी जो लोग होते हैं उनको कहीं न कहीं दोयम दर्जा दिया जाता है। इससे मैं पूरी तरह से एग्री हूँ। इस कुंठित मानसिकता से जो है हमें बिल्कुल निकलना चाहिए, और हमें आम बोलचाल की भाषा हो, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कहीं पे आप सामाजिक कोई कार्य कर रहे हैं, वहां पे आप निश्चित रूप से हिंदी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि लोग एक दूसरे से, वो हिंदी बोलते हैं ना कि एक आत्मीय संबंध बन जाता है, और अंग्रेजी जो बोलते हैं वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक लगता है कि वो एक शिष्टाचार की एक भाषा है, लेकिन आत्मीयता कहीं दूर नहीं बनती नहीं है। और ये कहीं न कहीं समाज में जो है बांटने का काम करती है। इस प्रकार जो एक मानसिकता डेवलप हो जाती है कि इंग्लिश पढ़े हैं तो ज्यादा एजुकेटेड हैं, और हिंदी पढ़े हैं तो वो कम एजुकेटेड हैं। तो इस कुंठित मानसिकता से उभरने के लिए निश्चित रूप से हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन मेरा साथ साथ ये भी कहना है कि अब अगर आप अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण इसमें अपनाएं, अगर हमारे बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सफल होने देना चाहते हैं, तो अंग्रेजी को भी एक ऐसा एक स्ट्रांग अल्टरनेट बना के रखिए, ताकि कि बच्चा जो अंग्रेजी में पढ़े और वह जब बाहर जाए तो उसको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, और वह सारी चीजें वो अपने मानक के हिसाब से वो एब्जॉर्व करे या एक्सेप्ट कर ले, तो वहां पे वो अपनी प्रतिभा को और निखार सकता है। मेरा यही कहना है। हिंदी जो है, हिंदी सबसे अहम हो जाता है कि बचपन से किस तरीके की बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, कैसी एजुकेशन उसे दी जा रही है, क्योंकि अब जब वो बड़ा होगा और एकदम से उसे हिंदी में पढ़ाया जाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज शुरू से ही होनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर ध्रुव भी ये बात कह रहे हैं कि स्कूल में बच्चों को इस तरीके की पढ़ाई कराई जानी चाहिए। अगर आपको हिंदी को बढ़ावा देना है, मातृभाषा को आगे बढ़ाना है, तो टेक्निकल एजुकेशन तो बहुत बाद में जाकर आती है। राजेश जी, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या बेसिक लेवल पर भी शुरुआत होगी इसकी? हाँ जयरा जी, देखिए अभी रत्नाकर भाई साहब भी और डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छी बात इन्होंने किया। तो भारत सरकार ने, तभी आपने देखा कि 1986 के बाद नई शिक्षा पॉलिसी जो आई है उसकी मुख्य बात यही है कि जो एजुकेशन दिया जाएगा उसमें, जैसे हमारे देश में 6000 भाषाएं बोली जाती है, तो एक कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे पानी, एक देहात में कहावत भी है ऐसा जयरा जी। तो अब उसकी जो मुख्य बात है न्यू शिक्षा पॉलिसी की, उसमें हमारी मातृभाषा हिंदी में भी उसमें एजुकेशन दिया जाएगा, दूसरी है इंग्लिश को भी उसमें भी दिया जाएगा। राजेश जी, लेकिन इंग्लिश को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, देखिए, क्योंकि वो ग्लोबल लैंग्वेज है। और ये बात भी कही यहाँ पे डॉक्टर साहब ने कि ग्लोबल लैंग्वेज को आप बिल्कुल ही दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको वो भी आना बहुत जरूरी है। हालांकि आपको बढ़ावा अपनी मातृभाषा को ही देना है, लेकिन उसकी नॉलेज होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। हाँ, मेन बात तो ये है जाहिरा जी कि कुछ ताकतों ने क्या किया था कि जो ब्रेन ड्रेन थ्योरी को अपना लिया था, अब वो ब्रेन गेन थ्योरी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उसको हमको अपनाने की जरूरत है। तो इंग्लिश को इग्नोर करना नहीं है, उसकी जो मानसिक गुलामी है
उसको दूर करना है, मानसिक गुलामी से हमको बचना है। बाकी हमको ज्ञान तो हर चीज में होनी चाहिए, हर भाषा में होनी चाहिए। इसलिए हम जो लोकल भाषाएं हैं उसपे भी जो नई शिक्षा पॉलिसी आई है कि उसमें भी एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि तभी जो प्रतिभाएं हमारे गांव में जो प्रतिभाएं हैं उनमें निखार तभी आएगा जब तक हम लोकल भाषाओं को तवज्जो नहीं देंगे, हमारी मातृभाषा हिंदी को तवज्जो नहीं देंगे, और हिंदी को जब तक हम विश्वव्यापी भाषा नहीं बनाएंगे तब तक भारत को विश्व गुरु कैसे बनाएंगे जायरा जी। जाहिर तौर पर। चलिए ठीक है डॉक्टर ध्रुव, एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। अब मैं आगे किस तरीके से हमारी ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा को भी नजरअंदाज ना करें और इंग्लिश को भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इंग्लिश भी कहीं ना कहीं जैसे कि आपने बताया ग्लोबल लैंग्वेज है तो उसका भी महत्व है अगर हमें आगे बढ़ना है लाइफ में तो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं बता दूं, बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ले रही है, और उसका एक काफी इसको सराहनीय है कि जितने भी हमारे वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बुक्स हैं और नेशनल स्टैंडर्ड्स के सारे बुक्स को हम अब हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। और जो ट्रांसलेटेड बुक है, ऐसा भी नहीं है कि आपको कोर हिंदी समझना है, प्योर हिंदी, ये हिंदी और इंग्लिश मिक्स टाइप का है। इंग्लिश सॉर्ट ऑफ जैसे होता है, इजिली समझने वाली भाषा जो होगी। बिल्कुल। जी जी। तो यही चीजें हमें हमारे समाज के लिए चाहिए। जब हम लोग भी पढ़ते थे तो हम लोग ढूंढते थे कि बुक हिंदी में क्यों नहीं है। जो बुक इंटरनेशनल ऑथर्स ने लिखा है या हमारे नेशनल बड़े बड़े ऑथर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश में लिखा है, अब उन सारी बुक किताबों का ट्रांसलेशन हो रहा है, जिससे कि बच्चों को ये बेनिफिट हो सके कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उस बुक को पढ़ सकेंगे, और उसके बाद उनको जो रीजनल लैंग्वेज है उसका भी ज्ञान होगा, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश का, उसका भी ज्ञान होगा। और ये आप यकीन मानिए, इस तरीके से हमारे समाज का जो डेवलपमेंट है, जो प्रोडक्ट बेस्ड, आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी, कि हमें प्रोडक्ट लेकर के आना है, रिसर्च करते हैं या किसी भी तरह का। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बेहतरीन पहल इसे माना जा सकता है ये जो शुरुआत यहाँ पर हुई है, और आगे चल के जो बच्चों का भविष्य है वो भी उज्जवल होगा, उन्हें भी हिचकिचाहट नहीं होगी कुछ समझने में, कुछ पूछने में। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में, और इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।